सो अब हम करने जा रहे हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई है क्या? क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी अवेलेबल है, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज सप्लाई ऑफ मनी। अब हम बात करें, यूँ भी कह सकते हैं कि टोटल करेंसी सर्कुलेशन में और डिमांड डिपॉजिट में एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी है इकोनॉमी के अंदर, वो भी क्या कहलाएगी? मनी सप्लाई कहलाएगी। अब करेंसी और डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में कितनी अवेलेबल है मनी की क्वांटिटी, मनी सप्लाई है। करेंसी क्या होगा? कॉइन या पेपर नोट्स जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होंगे? जो डिपॉजिट बैंक्स के पास है आपके, यानी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका पैसा बैंक्स के पास डिपॉजिट्स है, जिनको ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है या चेक द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है। हालांकि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एक मत नहीं है मनी सप्लाई की डेफिनेशन रहेगी क्या, तो डिफरेंट व्यूज़ हैं मनी सप्लाई को लेकर। तो बेसिकली हम यही कहकर चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है और डिमांड डिपॉजिट जो हैं वो बैंक्स के पास हैं, वो मनी सप्लाई कहलाएगी। कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं आपके, वो अपार्ट फ्रॉम करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स के कुछ टाइम डिपॉजिट को भी एक थर्ड कंपोनेंट मानते हैं। बट बेसिकली हम जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर जो मनी सप्लाई को, वो सिर्फ क्या मानेंगे हम लोग? करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि टाइम डिपॉजिट में क्या लगेगा? वक्त लगेगा ना इन हैंड आते हुए, क्योंकि करेंसी जो है सर्कुलेशन के अंदर और जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, तो एडवर्ड शेपिरो के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी इज़ द डॉलर अमाउंट ऑफ ऑल थिंग्स और जनरली एक्सेप्टेबल इन पेमेंट ऑफ गुड्स। यानी कि मनी सप्लाई क्या कहलाएगी? वो सारी क्वांटिटी ऑफ मनी, डॉलर इसलिए बोला क्योंकि हम एक तरह से वो इकोनॉमिस्ट जो थे वो इंडियन नहीं है, तो वो डॉलर ही कह सकते हैं। तो वो क्वांटिटी जो एक्सेप्टेबल होगी पब्लिक द्वारा गुड्स को सर्विस को पे करने के लिए और डेट्स को पे करने के लिए, दैट वुड बी नोन एज मनी सप्लाई। ओके, अब बात आती है, हमने बात की थी कि कंपोनेंट्स दो हैं मनी सप्लाई के, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी के अंदर क्या आ जाएंगे? कॉइन्स आ जाएंगे, करेंसी नोट्स आ जाएंगे। कॉइन्स जो हैं वो क्या हैं? कॉइन्स सरकार इशू करती है और पहले ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करते थे जो कॉइन्स इशू करते थे। गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है वेट के बेसिस के ऊपर और कॉइन्स की प्योरिटी के बेस के ऊपर, जब अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कॉइन्स को बनाते हैं, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड्स के अंडर दो तरह के कॉइन्स होते हैं। एक होते हैं फुल बॉर्डर्ड स्टैंडर्ड कॉइन्स या टोकन कॉइन्स। लेकिन जो अगर हम बात करें आज के करेंसी सिस्टम में, तो फुल बॉर्डर्ड स्टैंडर्ड कॉइन्स जो हैं उनकी उतनी उपयोगिता नहीं है, वो सर्कुलेशन के अंदर भी नहीं है। इंडियन जो रुपी है वो ना तो फुल एम्बॉर्डर्ड स्टैंडर्ड कॉइन आता है, ना ही वो परफेक्ट कॉइन के तौर पर माना जाता है। जो कॉइन्स आते हैं 25 पैसा, 50 पैसा, 1 पैसा, ये जो कॉइन्स कहलाते हैं, ये टोकन कॉइन्स, वो बहुत पहले चला करते थे। तो जो हमारा आज 1 रुपया का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का जो भी है, फुल एम्बॉर्डर्ड तो ख़त्म ही हो गए, वो तो सर्कुलेशन में ही नहीं है। और टोकन कॉइन तो बहुत छोटी डिनोमिनेशन के, तो वो वैसे ही नहीं है। तो हमारी जो आपके कॉइन्स हैं, इंडियन कॉइन्स हैं, वो ना फुल एम्बॉर्डर्ड होते हैं, ना टोकन होते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हालांकि टोकन कॉइन्स अगर हैं भी ना, तो वो भी मनी सप्लाई का बहुत 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 माइन्यूट पार्ट है। क्योंकि इंडिया की प्रॉपर्टी की वजह से अगर हम बात करें
कि वो 3.5% जो है टोटल मनी सप्लाई का कॉइन्स ही सर्कुलेट जो है मार्केट के अंदर हैं। बट अगर हम, और वो भी एक तरह से हम डील भी तो करते, थोड़े बड़े कॉइन्स में डील करते हैं, लाइक 10 हो गया, 5 हो गया जैसे कि, बट वैसे जो है वो 3.5 से भी कहीं ना कहीं कम रहेगा, क्योंकि सारा करेंसी नोट्स में ही जो है वो डील होता है। डेवलप्ड नेशंस के अंदर तो और भी कम है, क्योंकि सिर्फ 2% से भी मुश्किल, उससे भी कम जो है मनी सप्लाई के अंदर रोल है कॉइन्स का। करेंसी नोट्स क्या है आपके, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं, और इवन जो करेंसी नोट्स हैं वो किसी गोल्ड रिज़र्व से बैक्ड होते हैं। गोल्ड रिज़र्व जो होता है, कितना करेंसी इशू करनी है वो डिपेंड करता है कि रिज़र्व के अंदर कितना गोल्ड रखा जाएगा, ये सिक्योरिटीज़ जो भी है। गवर्नमेंट इशू करती है 1 रुपये का नोट या बाकी सभी करेंसी नोट्स, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इशू, गवर्नमेंट जो करती है 1 रुपये का नोट इशू करती है, और बाकी करेंसी नोट आरबीआई इशू करती है। सबसे ज़्यादा बेसिकली आरबीआई ही आपका क्या करती है, करेंसी नोट्स इशू करती है। और तरीके हैं काफ़ी नोट इशू करने के, रिप्रेजेंटेटिव, प्रमोशनल, प्रोपोर्शनल, मिनिमम रिजर्व, कन्वर्टिबल एंड इनकन्वर्टिबल एट्सेट्रा। तो काफ़ी कुछ तरीके हैं। डजंट मैटर, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि करेंसी नोट करना कार्य किसका है, आरबीआई का। और एंड जितना करेंसी इशू होगी वो डिपेंड कितना करेगा, गोल्ड रिजर्व के ऊपर करेगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर ये लिखा है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सेंट्रल बैंक को क्या है, मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ता है गोल्ड या सिल्वर के अंदर एक लिमिट तक। जैसे हम बात करें कि इंडिया ने ये चीज़ अडॉप्ट की थी कि रिज़र्व के कंपैरिजन में ही नोट इशू किए जाएंगे। कितना, 1956 के अंदर ये मेथड अडॉप्ट हुआ था कि आरबीआई को एज़ पर लॉ मिनिमम 200 करोड़ रुपए जो था मिनिमम रिज़र्व रखना था उसमें, और विच नॉट लेस देन मस्ट बी, और जिसके अंदर से 115 करोड़ जो होना चाहिए वो गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए। एंड इशू नोट्स, जो नोट इशू है अप टू एनी लिमिट। ओके, अब बात करते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स की। डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर क्या आता है आपका, देखिए 2 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक टर्म डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स तो क्या है, जब भी ज़रूरत होती है हम क्या है चेक्स द्वारा या विड्रॉल फॉर्म्स के थ्रू क्या है विड्रॉ कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, वो कभी भी ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो फिक्स एक तरह से एक टेन्योर पीरियड होता है वहाँ पर, तो वो बाय मीन्स ऑफ चेक क्या नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट्स आपका ये अकाउंट है, आप कभी भी चाहें जब भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड। और सारा जो कार्य चलता है किसी भी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पेमेंट्स का, वो 90% जो है वो सारा जो है बैंक से ही चलता है। और बेसिकली सारा कार्य जो होगा वो है डिमांड डिपॉजिट्स की हाईली लिक्विड है, तो उसकी वजह से आपका क्या है चलता है। अब हम बात करें कुछ मॉनेटरी एग्रीगेट्स मनी सप्लाई मेजर्स की इंडिया के अंदर। कहते देखिए कुछ मॉनेटरी जो मेजर्स हैं आपके, उन्होंने एक फार्मूलाज काइंड ऑफ बनाया है। सिंगल मेजर एम वाज यूज्ड, आरबीआई ने एक एम मेजर यूज़ किया था। एम क्या है, सम ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक। पहले इसको नैरो मनी बोलते थे ट्रेडिशनली, और बाद में क्या किया गया, इसको ब्रॉड मेजर किया गया। मनी सप्लाई का जो एक डेफिनेशन थी, इसको अब डाला गया नैरो मनी नहीं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, एएमआर फॉलो किया जाता है। एएमआर में क्या क्या आता है, 1977 से जो एएमआर फॉलो जो किया गया था आपका, पहले तो 67 से 1977 तक जो था वो फॉलो किया जाता रहा। एएमआर में इंक्लूड होती हैं करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स। अब कुछ हम आरबीआई ने 4 मेजर्स जो है मॉनेटरी एग्रीगेट्स के जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, M1, M2, M3, M4। M1 में क्या थे, जो लोगों के पास करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स उनके बैंक्स के अंदर जो है टोटल, और आरबीआई के पास टोटल कितना डिपॉजिट पड़ा है, कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट, लोगों के पास की करेंसी, और आरबीआई पे कितना डिपॉजिट पड़ा है, दैट इज़ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई।
या एग्रीगेट। M2 में क्या है, सेम उतना तो ऊपर वाला रहेगा, लोगों के पास करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद RBI वो है ही, प्लस में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के अंदर कितना डिपॉजिट है वो आ जाएगा। M3 के अंदर क्या हो जाएगा, सेम M1 जो था आपका कि RBI के पास कितने अदर डिपॉजिट्स हैं, उसमें टाइम डिपॉजिट्स बैंक्स के ऐड कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा, सिर्फ टाइम डिपॉजिट बैंक्स के ऐड कर दीजिए। M4 में क्या आएगा, आपका सेम जो था जितना आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर आया था, सेविंग्स, टोटल डिपॉजिट्स विद और पोस्ट ऑफिस, ध्यान रखिएगा वहाँ पर सेविंग था, यहाँ पर टोटल पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं, बट NSE को छोड़ के, सेविंग्स सर्टिफिकेट्स को छोड़कर, प्लस में जो टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स था वो भी आ जाएगा M4 के अंदर। ये था RBI ने जब इशू किया था 4 मेजर्स ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स। उसके बाद RBI के जो वर्किंग ग्रुप्स थे उन्होंने 2 मेजर्स लेकर आए, NM2 NM3। ये 3 लिक्विडिटी मेजर्स थे, L1 N2 L3, 3 ये, और NM2 NM3 लेकर आए। अब क्या क्या है, NM2 में क्या है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये तो है ही जो M1 के अंदर जैसे था हमारे पास, प्लस में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आ जाएगा। अब जब NM3 कर रहे हैं उसमें क्या आएगा, NM2 निकाल चुके हैं, उसमें लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऐड कर दीजिए, फिर कॉल और टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐड कर दीजिए। फिर L1 में क्या है, NM3 के अंदर पोस्टल डिपॉजिट्स को ऐड कर दीजिए, L2 के अंदर टर्म मनी बोरोइंग्स प्लस सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स प्लस टर्म डिपॉजिट्स को ऐड कर देंगे, L2 हो जाएगा। और L3 में जो भी L2 है दिस वन, उसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐड कर दी, दैट वुड बी L3। अब क्या कहते हैं कि मनी सप्लाई के ऊपर कौन से फैक्टर्स प्रभाव डालेंगे। कहते सबसे पहले हम देखेंगे जो फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं मनी सप्लाई पे। पहला है मॉनेटरी बेस का साइज, दूसरा प्रोपोर्शन ऑफ कैश एंड डिमांड डिपॉजिट, तीसरा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन यानी स्पीड ऑफ सर्कुलेशन। इसमें क्या है साइज ऑफ मॉनेटरी बेस, हाई पावर्ड मनी जो है किसके इक्वेशन में होगी, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू R+C, यानी कि टोटल रिजर्व जो बैंक के हैं वो प्लस सर्कुलेशन के अंदर करेंसी जो है वो। मीन्स कि जो बिग मनी क्या है और हाई पावर्ड मनी क्या है। मनी और हाई पावर्ड मनी में जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि सिर्फ मनी के अंदर तो होती है करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स, और जो हाई पावर्ड मनी होती है उसमें क्या है, करेंसी तो है ही, प्लस में कैश रिजर्व्स हैं जो बैंक्स के पास हैं। तो जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ेगी किसकी वजह से, व्हेन देयर इज़ अ इंक्रीज इन हाई पावर्ड मनी। मीन्स कि जब करेंसी तो लोगों के पास होगी वो तो है ही, प्लस में जो डिमांड डिपॉजिट या जो बैंक के पास रिजर्व है वो होगा, वो सबसे बड़ा कारक होगा जिससे मनी की सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। और जितनी हाई पावर्ड मनी बढ़ेगी उतना क्या होगा, मल्टीपल इंक्रीज़ होगा मनी की सप्लाई में। और मनी की सप्लाई में जो इंक्रीज़ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज़ इन H, क्योंकि जो आपकी हाई पावर्ड मनी की वजह से इतना मनी की सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है, वो प्रोपोर्शन क्या कहलाएगा, मनी मल्टीप्लायर। अब जैसे दूसरा फैक्टर क्या था जो मनी की सप्लाई को इफ़ेक्ट करता था, प्रोपोर्शन ऑफ कैश एंड डिमांड डिपॉजिट्स। अब कि कैश होल्डिंग और डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं उस पर भी डिपेंड करेगी हमारी मनी सप्लाई। जितना टोटल मनी जो डिपॉजिट्स के फॉर्म में लोग रखना चाहते हैं उतना ज़्यादा क्या होगा,
डिपॉजिट के फॉर्म में बैंक के पास ही रखेंगे, उतना ज़्यादा बैंक के पास पावर आएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की, क्रेडिट क्रिएट करने की इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स की, और उनसे लोन लिया जा सके। अब जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर पर डिपेंड करता है। जब हमने 12th में क्या एक हमने पढ़ी थी एक टेबल कि भाई 10,000 है, उसमें से हमारा जो है क्रेडिट मल्टीप्लायर के बेसिस के ऊपर हम क्या है डिपॉजिट्स का इतना परसेंटेज जो हम CRR रखते हैं, बाकी उससे और उससे फर्दर से मान लो 10% मल्टीप्लायर है तो 9,000 फर्स्ट स्टेप पे क्या है रेट क्रिएट होगा, फर्दर उसका 9,000 का नेक्स्ट स्टेप पे 900 रखा जाएगा रिजर्व के अंदर, तो फर्दर उतना और क्रेडिट 8100 क्रेडिट वो है जनरेट होगा क्रेडिट मनी सप्लाई उससे। तो वो क्या बता रहा था, वो मल्टीप्लायर इफेक्टिव बता रहा था। तो जितना पैसा बैंक्स के अंदर होगा लोगों का उतना ज़्यादा बैंक के पास पावर होगी क्या क्रेडिट क्रिएट करने की इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स वेन एवर दे रिक्वायर टू टेक लेंडिंग और टू गेट funds for their growth, the expansion of their business, the expansion indirectly leads to the expansion of economy, तो वो क्या है वहाँ से पैसा ले सकते हैं। अब तो साइज ऑफ मल्टीप्लायर किस पर डिपेंड इन्फ्लुएंस होता है, कैश रिजर्व रेशो से हम बात कर चुके हैं कि कितना पोर्शन रिजर्व में रखना है और कितना आगे जनरेट करना है। तो टोटल डिपॉजिट्स का बैंक को कैश जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा, दैट वुड बी नोन एज कैश रिजर्व रेशो। जितना लोअर कैश रिजर्व रेशो होगा उतना ज़्यादा बैंक के पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी क्रेडिट सप्लाई को या क्रेडिट क्रिएट करने की, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने की। अगर जो है वो लोग जो है वो मनी को जो है होल्ड करके ज़्यादा रखना चाहते हैं बैंक डिपॉजिट्स के अंदर, सेम वही बात है, ज़्यादा रखेंगे जितना ज़्यादा बैंक के पास पैसा आएगा उतना पावर होगी और ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर नहीं रखते हैं वो अपने पास रखते हैं तो बैंकों के पास पैसा नहीं जाएगा, तो फिर मनी सर्कुलेशन में और नहीं जाएगी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। ये क्या है, द सप्लाई ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड सप्लाई ऑफ मनी इन अ पीरियड ऑफ टाइम। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन एंड केन्ज ने ओपिनियन दिया सप्लाई ऑफ मनी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी एस्टिमेटेड बाय एग्रीगेटिंग करेंसी विद पीपल एंड डिमांड डिपॉजिट। यानी कि मनी की सप्लाई जो है वो कैसे एस्टिमेट की जाती है, करेंसी जो लोगों के पास है और डिमांड डिपॉजिट्स है उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो मनी सप्लाई हम निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, एट अ पीरियड ऑफ टाइम, फिशर जो थे वो कह रहे थे कि एट अ पीरियड ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कैसे मनी सप्लाई निकालेंगे। कहते देखो मनी जो है दैट सर्व एज मोर देन वन यूनिट। तो जो मनी है वो क्या है, एक कहते हैं ना कि एक मनी चेंजेस हैंड्स 10 टाइम, तो एक जगह से पैसा दूसरी जगह, तीसरी जगह, 10 जगह जाता है। तो एक मनी जो है यूनिट ऑफ मनी वो 10 मिनट का पर्पस जो है वो सर्व करती है। तो इट इज़ नोन एज ट्रांजेक्शन यानी वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी इज नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम एक मनी हैंड्स चेंज करिए कोर्स ऑफ ईयर, तो उस पर भी डिपेंड करती है आपकी मनी की सप्लाई। एक तो था पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना करेंसी और पीपल और का लोगों के पास और डिमांड डिपॉजिट है, और सब पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो जो सारी करेंसी, कितनी करेंसी नंबर ऑफ हैंड्स चेंज कर रही है, कितनी जगह जा रही है, और 10 पर्पस जो है पर्पस ऑफ 10 यूनिट्स को सॉल्व कर रही है एक ये सप्लाई। तो इन दो चीज़ों के ऊपर क्या करती है आपकी मनी की सप्लाई डिपेंड करती है इकोनॉमी के अंदर। तो सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू एम इन टू वी, एम वी कह सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ मनी विद इट बाय इट्स वेलोसिटी। मनी मल्टीप्लायर क्या है, रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी टू द चेंज इन हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस। यानी कि हाई पावर्ड मनी के रिस्पेक्ट में मनी सप्लाई में कितना चेंज आया, कितने टाइम्स चेंज आया,
दैट वुड बी नोन एज मनी मल्टीप्लायर। अब जो हाई पावर जो मनी है, इसमें हम बात कर चुके थे क्या क्या था हमारा कैश रिजर्व। जो हाई पावर मनी के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास रिजर्व था जो बैंक्स के पास था, और जो करेंसी थी वो सर्कुलेशन में थी। इट मीन्स ड्यू टू चेंज इन एच टू द ट्यून ऑफ 10 करोड़ अगर हाई पावर मनी के अंदर आया है, तो देर इज़ अ चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी टू द एक्सटेंट ऑफ 30 करोड़। 10 करोड़ ये आया है, तो 30 करोड़ जो क्या है, 10 करोड़ हाई पावर्ड मनी है, तो 30 करोड़ सप्लाई ऑफ मनी इतना बड़ी है सप्लाई ऑफ मनी। इट मीन्स मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 3 होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ मनी मल्टीप्लायर निकालना है, तो इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन में h। अब हम बात कर रहे हैं कि टोटल सप्लाई ऑफ मनी इज सम ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। अगर हम ये देखें, एक आपके पास इक्वेशन ये थी, एक आपके पास इक्वेशन ये थी। अब टोटल सप्लाई ऑफ हाउ पावर्ड मनी क्या थी, आपके पास करेंसी थी, रिजर्व्स था, और बाकी डिपॉजिट्स जो बैंक्स के पास थे, या एक्सेस रिजर्व जो सेंट्रल बैंक के पास थे, एक्सेस रिजर्व वो आएगा आपके पास। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू ऑफ m एंड h इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास m की वैल्यू है, हमारे पास h की वैल्यू है। अब हम इस इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को डाल देते हैं, m अपॉन h c। अगर m में डालें तो क्या करें, c प्लस d, मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट अपॉन में करेंसी प्लस रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व, ये डालते हैं। अब डिवाइड द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 4, राइट साइड को बाय d से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या रहेगा, और हम इसी इक्वेशन के अंदर, 5th इक्वेशन के अंदर हम c को लिखें, c इसकी जगह हम क्या लिखें, c लिखें, c/d की जगह c ऊपर आ जाएगा, c नीचे आ जाएगा, और r लिखें r/d की जगह, तो r यहाँ आएगा, और e लिखें er/d की जगह। तो ये इक्वेशन आपके पास मनी मल्टीप्लायर की बनती है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको ऐसे करें h इंटू एम, तो एम एच क्या हो जाएगा, तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, एम एच। और अगर हम इधर बात वही है, मल्टीप्लाई करें तो यही हो जाएगा, दैट इज़ मनी इंटू में आपका हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, तो m इंटू मल्टीप्लायर इंटू में हाई पावर्ड मनी के साथ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लायर का करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई हो जाएगी। हाई पावर्ड मनी क्या हो जाएगी, m अपॉन में स्मॉल m। क्या है, अब मनी जो है इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट, जो मनी इकॉनमी में आती कैसे है, कहते हैं देखिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनी आती कैसी है इकॉनमी के अंदर। तो सेंट्रल बैंक जो है बेसिकली वो करेंसी इशू करता है, नोट्स और कॉइन्स इशू करता है। अब सेंट्रल बैंक नॉर्मल पर्सनस के लिए तो यही माना जाता है कि वो नोट्स इशू करता है, प्रिंट करता है, सर्कुलेट करता है इकॉनमी के अंदर करेंसी को। लेकिन किन कंडीशन और सर्कमस्टांसिस के अंदर सेंट्रल बैंक नोट्स को प्रिंट करता है और सर्कुलेशन में डालता है इकॉनमी के अंदर, कहता है ये जो है बहुत थिंक वर्दी, सोचने लायक चीज़ है। इट ऑर्डर्स टू कोप विथ रिकरिंग बजटरी डेफिसिट। अब जो आपका डेफिसिट है गवर्नमेंट में, जब गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम से रिवेन्यू कम रहता है, बट फिर भी वो खर्च करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर भी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन रेज करती है सेंट्रल बैंक से सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। अब लोन जो है वो कैसे दिया जाएगा, नोट्स इशू करके दिया जाएगा। तो लोन मनी जो है वो नई करेंसी के फॉर्म में आती है और खर्च की जाती है सरकार द्वारा डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए भी, नॉन डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, और
जो खर्च सरकार करती है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो लोग हैं उनको इनकम मिलती है, जितने भी जो फैक्टर इनकम्स है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में। इस तरह से क्या है, आपकी मनी जो करेंसी है वो सर्कुलेट होती है। तो जो प्रोजेक्ट लगे, पैसा आया, फैक्टर्स और प्रोडक्शन लगे, उन्हीं को ही क्या है फैक्टर इनकम मिलती है। हम लोग फर्स्ट टाइम जो इकोनॉमिक साइकिल पढ़ी थी वो हम ये बात कर चुके थे। अब कहते हैं कि क्या मनी की सप्लाई जो है इकॉनमी के अंदर सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं देखिए, डिपेंड करती है, डजन टोटल सप्लाई ऑफ मनी कह सकते हैं हम डिपेंड करती है, बट कहते हैं ज़रूरी नहीं है। कहते हैं नो, सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। हालांकि सेंट्रल बैंक इशूइंग अथॉरिटी है कंट्री की करेंसी की, बट टोटल सप्लाई जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ सेंट्रल बैंक पे टोटली डिपेंड नहीं करती। वो बिहेवियर कुछ चीज़ों का जो है उस पर डिपेंड करती है। हम ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल बैंक की मर्ज़ी पर डिपेंड करती है। कंट्री का बैंक कैसा है सेंट्रल बैंक, कंट्री के कमर्शियल बैंक्स कैसे, जनरल पब्लिक कैसी है। अब कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को डिसाइड करता है, डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ हायर पावर्ड मनी के थ्रू जो मनी मल्टीप्लायर से कनेक्टेड है उसके बेसिस पे आती है, और हायर पावर्ड मनी के बेसिस पे सप्लाई ऑफ मनी बनती है। ये हम बात कर चुके हैं ऊपर। और कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी की सप्लाई को प्रभावित करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। वो क्या करेगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर का रेसिप्रोकल है आपका। जनरल पब्लिक जो है वो डिसाइड करती है कि मैं लिक्विडिटी को प्रेफरेंस दूंगी या कंजप्शन को प्रेफरेंस दूंगी, ताकि मैं पैसा क्या मैं डिपॉजिट्स के तौर पर रखूँगी। तो वो उनका डिपॉजिट जो है वो प्रभावित करेगा किसे, कैश रिजर्व को, जो कमर्शियल बैंक्स के हैं, और उनकी कमर्शियल बैंक क्रिएट करने की कैपेसिटी को। और साथ में हमें वेलोसिटी ऑफ मनी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट ऑफ मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ मनी जो है बनता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है मनी की सप्लाई का, कि कितना फ्लो होता है एक यूनिट ऑफ मनी का इकोनॉमी के अंदर, नंबर ऑफ टाइम्स, वो 10 यूनिट्स का पर्पस जो है कंप्लीट करती है।